दोस्तों क्या हो, अगर कोई आपको कहे कि जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रख दो तो क्या आप रखेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह लड़की अपना हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर रख देती है और अब उसका हाथ जलने लग जाता है और विलन के कहने पर यह लड़की खुद को गोली भी मार देती है। क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं? तो यह लड़की ऐसा क्यों कर रही है? यह सब जानने के लिए हमारे साथ इस मूवी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आइरिस है। आइरिस एक शॉपिंग मॉल में आराम से शॉपिंग कर रही थी। उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि उसको देख रहा था। उस लड़के का नाम जॉश है। लड़की भी उसकी तरफ देखने लग जाती है और मुस्कुराने लग जाती है। जॉश जैसे ही आइरिस से बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके हाथों से बहुत सारे संतरे नीचे गिर जाते हैं। आइरिस यह देखकर हंसने लगती है और जॉश की आंखों में देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि दोनों में बहुत प्यार हो। दोनों अब आपस में बात करने लग जाते हैं। आइरिस और जॉश दोनों कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है आइरिस और जॉश दोनों एक कार में बैठे होते हैं। अब वह एक बंगलो के पास पहुंच जाते हैं। आइरिस जॉश को कहती है, जिस जगह हम घूमने के लिए आए हैं यह तो गूगल मैप पर दिख ही नहीं रही है। जॉश उससे कहता है कि शायद इंटरनेट नहीं चल रहा हो, इसी वजह से हमारी लोकेशन नहीं आ रही। अब दोनों अपना अपना सामान लेकर बंगलो की तरफ जाने लगते हैं। आइरिस अब जॉश से कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार किसी के साथ घूमने आई हूँ। लेकिन जॉश उसे प्यार से समझाता है कि तुम मत घबराओ। जॉश अब दरवाजे की घंटी बजाता है। एक लड़की दरवाजा खोलते ही जॉश को गले लगा लेती है। उस लड़की का नाम केट है। जॉश अब केट की मुलाकात आइरिस से करवाता है। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं तो उनकी मुलाकात पैट्रिक से होती है। पैट्रिक भी जॉश का दोस्त होता है लेकिन वह फिलहाल कुकिंग कर रहा था, इसीलिए वह दूर से उनको हेलो हाय बोलता है। तभी वहाँ इलाही नाम का एक आदमी आता है और जॉश के गले लगता है। तभी केट उनकी मुलाकात सरगे नाम के एक आदमी से करवाती है। सरगे इस बंगलो का मालिक होता है और साथ में एक ड्रग डीलर भी। आइरिस गाड़ी में सफर करके थक गई थी, इसलिए वह अब रेस्ट करना चाहती थी। वह उनसे पूछती है कि मेरा कमरा कौन सा है। केट आइरिस को उसके कमरे तक जाने का रास्ता दिखाती है और आइरिस अपने कमरे में चली जाती है। आइरिस अपने बैग में से कपड़े निकालती है और नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद वह नीचे हॉल में आती है। वह देखती है कि सभी अपने अपने बारे में बता रहे हैं, कैसे उनकी मुलाकात उनके पार्टनर से होती है। आइरिस भी उनको अपने बारे में बताना शुरू कर देती है। वह बताती है कि कैसे वह पहली बार जॉश से मिली। केट और आइरिस दोनों अब साथ में बैठकर बात कर रहे थे। तब आइरिस को यह पता चलता है कि सरगे की एक सुंदर वाइफ है और केट तो उसकी एक गर्लफ्रेंड है। केट आइरिस से कहती है, मैं तो सरगे के लिए एक एक्सेसरीज की तरह हूँ जिसका वह जब चाहे इस्तेमाल करता है। अब तुम्हें मैं ज्यादा क्या बताऊँ, सरगे मुझे इंसान नहीं समझता, वो तो मुझे एक रोबोट समझता है। अब रात हो जाती है और सभी अब साथ मिलकर डांस कर रहे थे। आइरिस जब जॉश को केट के साथ डांस करते हुए देखती है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वह जॉश को खींचकर अपने पास ले आती है और उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करने के बाद दोनों साथ में सो जाते हैं। सुबह होते ही आइरिस जॉश से कहती है कि चलो नदी के किनारे घूमने चलते हैं, लेकिन जॉश उसे मना कर देता है। वह उसे कहता है कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और मैं यहाँ रेस्ट करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि आज अकेले ही नदी के किनारे घूमने चले जाओ। आइरिस अब एक नदी के किनारे घूमने चली जाती है। वह अपने जूते खोलती है और महसूस करती है कि उसकी जेब में एक चीज है। वह जैसे ही जेब में हाथ डालती है उसमें एक चाकू होता है। वह नहीं जानती थी कि यह चाकू कहां से उसके पास आया। सरगे भी वहां आ जाता है और आइरिस से बात करने लग जाता है। सरगे उसे साथ वाले टेबल पर रेस्ट करने के लिए बोलता है। अब आइरिस उस टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन सरगे उसे अपनी पीठ पर बॉडी लोशन लगाने को कहता है और आइरिस भी उसकी पीठ पर लोशन लगाने लग जाती है। सरगे को अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि वह आइरिस का हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराकर उसको देखने लगता है। आइरिस उसे हाथ छोड़ने को कहती है, लेकिन सरगे उसे किस करने लग जाता है। आइरिस उसे मना करती रही लेकिन वह नहीं मान रहा था। आइरिस अब उसे एक शराब की बोतल से मारती है और वह नीचे गिर जाता है। वह सोचती है उसे ज्यादा चोट न लगी हो, इसलिए आइरिस उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है। सरगे तभी उसका गला पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। आइरिस के हाथ में वह चाकू आ जाता है जो कि उसके जेब में होता है। वह चाकू को निकालती है और उसके गले में घुसा देती है। सरगे के गले से अब खून की धार बहने लगती है और आइरिस पर गिरने लगती है। अब आइरिस की शर्ट पूरी खून से लाल हो जाती है। आइरिस अब वापस बंगलो पर जाती है। जब जॉश उसे इस हालत में देखता है तो वह डर जाता है। आइरिस अब सारी बात जॉश को बताती है। वह कहती है कि सरगे उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं उसे गलत हरकत करने के लिए मना कर रही थी लेकिन वह नहीं माना और मेरे हाथों
उसका खून हो गया। आयरिस अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और वह बहुत रो भी रही थी कि तभी जॉश उसको कहता है गो टू स्लीप, यानी कि सो जाओ, और तभी आयरिस सो जाती है जैसे कि वह एक रोबोट हो। दोस्तों, मूवी में यहाँ पर एक राज जाहिर होता है कि आयरिस एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होती है। आयरिस की आंखें अभी भी बंद ही होती हैं। आयरिस को खुद पता नहीं होता कि वह एक रोबोट है। आयरिस खुद को इंसान ही समझती थी और समझे भी क्यों ना, क्योंकि उसमें वह सारी फीलिंग थी जो कि एक इंसान में होती है। वह हंस सकती थी, महसूस कर सकती थी, वह नाच सकती थी, वह गा सकती थी, उसमें सब कुछ करने की क्षमता थी, यहाँ तक कि उसे प्यार करने की भी समझ थी। सर्गे का खून करने के बाद आयरिस उनको भी नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए जॉश आयरिस को एक कुर्सी पर बांध देता है। जॉश अब आयरिस को पूरी तरह बंद करने से पहले एक बार गुड बाय बोलना चाहता था, इसीलिए जॉश उसे ऑन करता है। जॉश जैसे ही आयरिस को वेकअप यानी कि उठ जाओ बोलता है, आयरिस एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे हाथों को क्यों बांधा है। जॉश बोलता है तुमने सर्गे का खून किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बांध कर रखा है। आयरिस उनसे कहती है कि मैंने सर्गे का खून जानबूझकर तो नहीं किया है, हालात ही ऐसे बन गए थे, तभी मुझे उसे मारना पड़ा। जॉश अब आयरिस को बताता है कि तुम एक रोबोट हो, एक इमोशनल सहारा देने वाली रोबोट। आयरिस जॉश से कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो। जॉश उसे यकीन दिलाने के लिए अपने फोन पर एक ऐसी एप्लीकेशन को खोलता है जिससे कि आयरिस को कंट्रोल किया जाता था। वह उस ऐप में बात करने की अलग अलग भाषाएं सिलेक्ट करता है और आयरिस ठीक उन्हीं भाषाओं में बात करने लग जाती है। आयरिस भी खुद हैरान होती है कि यह सब कैसे हो रहा है। आयरिस अब जॉश को कहती है कि मेरे पास वह सब यादें हैं जिन्हें आज तक मैंने जिया है। मुझे बचपन की सारी बातें याद है, मुझे कॉलेज की भी याद है, मुझे यह भी याद है कि हम दोनों कैसे मिले, तो फिर मैं एक रोबोट कैसे हो सकती हूँ। जॉश उससे कहता है कि यह सब एक प्रोग्रामिंग है जो कि तुम्हारे दिमाग में ऐड की हुई है, मुझे तो बस अपना अकेलापन दूर करना था, तभी मैंने एक रोबोटिक कंपनी से तुम्हें ऑर्डर किया था। रोबोटिक कंपनी वाले खुद तुम्हें मेरे पास यहाँ पर छोड़ के गए थे। उन्होंने मुझे वो सब सेटिंग बताई जिनसे कि मैं तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूं। जॉश आयरिस को बताता है कि तुम्हारे साथ मेरा इमोशनल लिंक बनाया गया था। जॉश उसे कहता है तुम पूरी तरह एक मोबाइल के जरिए हैंडल की जा सकती हो। यह सब सुनने के बाद आयरिस यह मान लेती है कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन फिर भी वह बोलती है कि मुझे भी दर्द का एहसास होता है। जॉश उसे बोलता है यह तो एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है और ऐसा तुम्हें इसलिए लगता है ताकि तुम्हें सब कुछ रियल लग सके। जॉश उसकी आंखों के आंसुओं को हाथ में लेकर उससे कहता है कि ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं यह आंसू नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर में एक पानी का छोटा टैंक है जो कि तुम्हारे ज्यादा इमोशनल होने पर आंसू की तरह निकलने लगता है। आयरिस अब जॉश से कहती है कि माना मैं एक रोबोट हूँ लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए वो तो सच है। वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ किया जो तुमने चाहा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे लिए डांस किया और जो भी तुमने मुझसे कहा और सब कुछ मैंने किया। अब जॉश उससे माफी मांगता है, तभी केट वहाँ आ जाती है और वह जॉश को बोलती है तुम आयरिस से क्या बातें किए जा रहे हो, हमारे प्लान के हिसाब से तो हमने आयरिस को जल्दी से शट डाउन करना था। ऐसा सुनते ही आयरिस उन्हें खुद को शट डाउन नहीं करने को बोलती है। जॉश अब केट के साथ बात करने के लिए अलग कमरे में चला जाता है, वहाँ पर दोनों बात करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और राज का खुलासा होता है कि सर्गे को मारने के पीछे केट और जॉश का ही हाथ था। उन्होंने जानबूझकर आयरिस को नदी के किनारे भेजा था। उन्हें पता था कि सर्गे वहाँ पर आएगा। वो यह भी जानते थे कि सर्गे एक ठरकी इंसान है और आयरिस के साथ कुछ न कुछ गलत हरकत तो जरूर करेगा। जॉश ने ही आयरिस की जेब में वह चाकू रखा था और जिस टाइम आयरिस नदी के किनारे जाती है जॉश अपने मोबाइल से उसकी सेटिंग में कुछ चेंजेस कर देता है। वह आयरिस की सेल्फ डिफेंस की क्षमता को 100% कर देता है। जॉश ने सर्गे को मारने का प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि वह उसके घर में पड़े $12 मिलियन को चुराना चाहता था। जॉश को पता था आयरिस एक रोबोट है और रोबोट को जेल नहीं होती बल्कि उसे तो शट डाउन किया जाता है, इसलिए वह आयरिस के हाथों सर्गे का मर्डर प्लान करवाते हैं। जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तो आयरिस को वह चाकू दिखता है जिससे उसने सर्गे को मारा। अब वह उस चाकू के पास जाने लगती है, वह उस चाकू तक पहुंच जाती है और अपने हाथों को खोल देती है। जॉश केट को अपने प्लान के बारे में बताने के बाद
जब बाहर आता है तो आयरिस जोर से उसके गले पर मारती है। जॉश से अब सांस भी नहीं लिया जा रहा था। आयरिस उसके मोबाइल को उठा लेती है जिससे कि आयरिस को कंट्रोल किया जाता था। अब केट भी वहाँ पर आ जाती है। आयरिस वहाँ से निकलने से पहले केट को वह तरीका बताती है जिससे जॉश को जल्दी से राहत मिल सके। थोड़ी देर बाद जॉश बंगलो से बाहर आता है। अब वह यह बात पैट्रिक और इलाही को बताता है कि आयरिस सर्गी को मारकर यहाँ से भाग गई है। केट और जॉश उन दोनों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगते हैं। केट उन्हें यकीन दिलाने के लिए तिजोरी के पास ले जाती है। उस तिजोरी में $12 मिलियन होते हैं। ज्यादा पैसे देखकर इलाही के मन में लालच आ जाता है और वह भी आयरिस को पकड़ने में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। पैसों की बंटवारी के समय पैट्रिक को उसमें नहीं गिना जाता क्योंकि पैट्रिक भी एक रोबोट होता है। इलाही ने पैट्रिक को इसके बारे में पहले ही बता दिया था। अब सभी मिलकर आयरिस को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। इधर आयरिस बंगलो से भागकर जंगल की तरफ आ जाती है। वह एक जगह रुक जाती है, उस मोबाइल को चलाने लगती है जिससे कि आयरिस को हैंडल किया जाता था। अब वह अपने सोचने की क्षमता को 100% कर देती है और यहाँ से भागने का प्लान सोचने लगती है। आयरिस एक सही प्लान बनाने के बाद डिसाइड करती है कि वह जॉश की कार को चुराएगी और उसमें यहाँ से निकलेगी। जैसे ही आयरिस जॉश के घर की तरफ जाने लगती है, उसे बीच जंगल में जॉश और उसके बाकी दोस्त दिखते हैं। वह एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब चारों प्लान बनाते हैं कि हम दो भागों में बढ़ जाते हैं और आयरिस को ढूंढने लगते हैं। पैट्रिक और इलाही दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जॉश ने ही सर्गी को मारने का प्लान रचा था और आयरिस को ऐसे ही इस खून में फंसा दिया है। अचानक आयरिस के हाथों में जो फोन था वह बजने लगता है। इलाही उसे देख लेता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन वह बचकर वहाँ से भाग जाती है। वह अभी भाग ही रही थी कि तभी वह इलाही के साथ टकरा कर नीचे गिर जाती है। इलाही के हाथ में जो बंदूक थी वह नीचे गिर जाती है। आयरिस की नजर बंदूक पर पड़ती है, लेकिन इलाही उसे पहले पकड़ लेता है। इलाही उसे गोली मारने लगता है, लेकिन वह खुद ही मर जाता है। सभी वहाँ पर आ जाते हैं। आयरिस जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। आयरिस भागकर गाड़ी के पास जाने लगती है। जॉश भी उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था। आयरिस जल्दी से गाड़ी का लॉक खोलती है और उसमें बैठ जाती है। गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए जॉश के हाथों में चोट लग जाती है। जिस गाड़ी में आयरिस बैठी वह फुली ऑटोमेटिक थी और वह जॉश की आवाज से ही चलती थी। अब आयरिस जल्दी से मोबाइल की वॉइस सेटिंग से अपनी आवाज को जॉश की आवाज की तरह बनाने लगती है। जॉश एक पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ने लग जाता है कि तभी आयरिस की आवाज मैच हो जाती है और आयरिस गाड़ी को घर की तरफ जाने को कहती है। गाड़ी घर की तरफ जाते हुए भी जंगल में रुक जाती है क्योंकि गाड़ी के मालिक जॉश ने गाड़ी को रुकने की कमांड दे दी थी। आयरिस गाड़ी को फिर से चलने का ऑर्डर देती है, लेकिन गाड़ी उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करती। आयरिस के फोन पर अब जॉश की कॉल आती है। वह उसे घर बुलाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सारी रिस्पेक्ट दूंगा जो तुम्हें देनी चाहिए थी। जॉश अब भागकर उस जगह जाता है जहाँ पर इलाही को गोली लगी होती है। पैट्रिक अभी भी इलाही के मौत के सदमे में था। जॉश जल्दी से इलाही के फोन से पैट्रिक को अपने कंट्रोल में करने लगता है ताकि उसका इस्तेमाल वह आयरिस को पकड़ने के लिए कर सके। वह पैट्रिक के अग्रेशन मोड को 100% कर देता है और अब उसके कानों के पीछे लगे बटन को दबाकर पैट्रिक को रिबूट कर देता है। जॉश जब पैट्रिक के सामने अपना मुंह करता है, पैट्रिक जॉश की यादों को अपने दिमाग में भरने लग जाता है। इधर गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी और आयरिस अपने पैरों से गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ रोड पर एक पुलिस वाले की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाला आयरिस को शीशा तोड़ते हुए देखता है। वह अपनी गाड़ी को साइड में रोककर आयरिस के पास आने लगता है। जैसे ही आयरिस गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलती है, पुलिस वाला वहां आ जाता है। आयरिस से पूछताछ शुरू कर देता है। पुलिस वाला जब उसके पास आने लगता है तो उसे वहां पर एक खून से लथपथ दिखता है। वह जल्दी से अपनी गन आयरिस की तरफ करता है और अपने हाथों को पीछे की तरफ करने को कहता है। पुलिस वाला आयरिस के हाथ बांध रहा था कि तभी पैट्रिक भी वहां आ जाता है। पुलिस वाला उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं रुकता और पुलिस वाले को ही मार देता है। आयरिस वहां से भागने लगती है, लेकिन पैट्रिक उसके फोन से उसे स्लीप मोड में कर देता है और आयरिस नीचे गिर जाती है। जॉश अपने हाथों पर पट्टी कर रहा था, तभी केट देखती है कि एक पुलिस वाले की गाड़ी वहां पर आ रही है। पैट्रिक गाड़ी से बाहर निकलता है और आयरिस को उठाकर बंगलो में ले जाता है। केट गाड़ी की डिक्की में पड़े मरे हुए पुलिस वाले को देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से जाने का फैसला करती है। वह जल्दी से सर्गी की तिजोरी के पास जाती है और अपना हिस्सा लेकर वहाँ से जाने लगती है। जॉश पैट्रिक को उसे रोकने के लिए कहता है,
लेकिन पैट्रिक उसे रोकने के लिए उसकी पीठ में एक चाकू घुसा देता है और केट तभी मर जाती है। पैट्रिक अब जॉश के लिए खाना परोसकर उसके सामने रख देता है। जॉश अब आयरिस को वेकअप यानी कि उठ जाओ बोलता है। आयरिस के हाथ हथकड़ियों से बंधे होते हैं। जॉश कहता है कि मेरे दोस्त को मारने के पीछे तुम ही हो, लेकिन आयरिस उसे बताती है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं बल्कि तुम्हारा ही हाथ है। तुमने ही तो सर्गी को मारने का प्लान बनाया था। जॉश उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं मुझे यहाँ पर बैठकर गलत साबित करने का, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने सर्गी को मारने का प्लान बनाया था। जॉश अब आयरिस के अग्रेशन मोड को 0 कर देता है। वो आयरिस को हाथ उठाने को कहता है और एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास ले जाता है। अब वो आयरिस को कहता है कि इसके ऊपर हाथ रख दो। आयरिस अपना हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर रख देती है। आयरिस का हाथ अब जलने लगता है और आयरिस को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब जॉश फोन पर किसी से बात करने लग जाता है। आग आयरिस की कलाई तक पहुंच गई होती है। जॉश पैट्रिक को आग बुझाने के लिए कहता है। पैट्रिक आग को बुझा देता है। जॉश अब एक गन को पैट्रिक के पास देता है और इसे आयरिस के हाथों में देने को कहता है। जॉश आयरिस से कहता है कि इस गन को अपने सिर की तरफ कर लो और गन का ट्रिगर दबा दो। आयरिस मुंह में नो बोलती हुई बंदूक के ट्रिगर को दबा देती है। गन का ट्रिगर चलते ही गोली उसके सर के आर पार हो जाती है और वह टेबल पर गिर जाती है। आयरिस सोचता है कि वह मर गई, इसलिए वह उसकी आंखों को बंद कर देता है। जॉश अब रोबोटिक कंपनी वालों को वहाँ पे बुलाता है। वह पैट्रिक को उस मरे हुए पुलिस वाले की ड्रेस पहना देता है। रोबोटिक कंपनी वाले जॉश से पूछते हैं आयरिस के साथ यह क्या हुआ है। कंपनी वाले जॉश से सारे स्टेटमेंट लेते हैं। जॉश के मन में एक सवाल आता है तो वह उनसे पूछता है कि आयरिस को क्या आप ठीक कर सकते हैं। कंपनी वाले जॉश को बताते हैं कि हाँ, हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आयरिस की सारी मेमोरी एक हार्ड डिस्क में है और हार्ड डिस्क आयरिस के सिर में नहीं बल्कि उसके पेट में है। गोली तो आयरिस के सिर पर लगी है, इसलिए आयरिस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इन बातों को सुनकर जॉश को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब कंपनी के बंदे आयरिस की बॉडी को अपनी वैन में रख देते हैं और उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आयरिस का इस तरह से खुद को ही गोली मार देना, हमें तो कोई गड़बड़ लग रही है। वह गाड़ी को पीछे कर ही रहे होते हैं कि उनके सामने अब पैट्रिक आ जाता है। पैट्रिक उन पर गोलियां बरसाने लग जाता है। कंपनी के एक बंदे को गोली लग जाती है और दूसरा वहां से भाग जाता है। पैट्रिक अब उस दूसरे बंदे का पीछा करने लग जाता है। भाग रहे बंदे का नाम टेडी है। भागते भागते टेडी एक ऐसी जगह गिर जाता है जहाँ पर उसे मरे हुए आदमी की लाश दिखती है और तभी आयरिस की चार्जिंग 100% हो जाती है और वह उठ जाती है। पैट्रिक अब टेडी को पकड़ लेता है और उसे गले से पकड़कर मारने की कोशिश करने लगता है। आयरिस भी अब वहाँ पर आ जाती है और पैट्रिक को इलेक्ट्रिक शॉक गन से शॉक देने लगती है, लेकिन पैट्रिक पर इसका कोई असर नहीं होता। पैट्रिक उसे बोलता है कि तुम्हारी सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट कर दी हैं और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह आयरिस को हाथ की मारता है और वह नीचे गिर जाती है। शॉट गन लेकर पैट्रिक उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी आयरिस उसे बताती है कि जॉश तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वह पहले अपने काम के लिए मेरा इस्तेमाल करता था। वह उसे बताती है कि तुम मेरी ही तरह एक रोबोट हो। जॉश ने तुम्हारी यादों में से इलाही की यादों को मिटाकर उसकी जगह खुद की यादें भर दी हैं। तुम पहले इलाही से प्यार करते थे और अब तुम जॉश से प्यार करते हो। जॉश तुम्हारे प्यार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पैट्रिक उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन जब वह अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है तो उसे आयरिस की बातों पर यकीन हो जाता है। पैट्रिक को अब इलाही की बातें याद आने लगती हैं और वह शॉट गन को अपने मुंह के अंदर ही डाल लेता है और बेहोश हो जाता है। अब आयरिस टेडी से उसकी हेल्प करने को बोलती है। जॉश अब सारे पैसे बैग में डाल रहा था कि अचानक उसे पैट्रिक की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यह आवाज आयरिस की थी। अब जॉश को हॉल में एक गाना चलता हुआ सुनाई देता है। वह हॉल में जाता है और म्यूजिक बंद कर देता है कि तभी आयरिस वहां आ जाती है। वह जॉश को बोलती है कि मैं अब खुद पर कंट्रोल कर सकती हूँ और अब मैं तुम्हारे मोबाइल से कंट्रोल नहीं हो सकती। वह जॉश को डराने के लिए गन से उसके आसपास गोलियां चलाती है। जॉश यह जानता था कि आयरिस अभी भी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह उस पर गोली नहीं चलाएगी। वह आयरिस की तरफ बढ़ने लगता है। आयरिस उसे कहती है अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम पर गोली चला दूंगी, लेकिन जॉश आयरिस के पास आ जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। तभी जॉश एकदम से आयरिस को धक्का दे देता है और वह नीचे गिर जाती है। जॉश अब उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटने लगता है। आयरिस को नीचे जमीन पर एक चाकू दिखता है। वह चाकू तक पहुंचती इससे पहले जॉश उसे खींच लेता है और उसका सिर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। जॉश गन को उसकी तरफ करते हुए उसके पेट की तरफ ले जाता है। जॉश आयरिस से उसकी अंतिम इच्छा पूछता है और तभी आयरिस उसको बोलती है गो टू स्लीप और एक ड्रिल वाला चाकू जॉश के सिर में घुसा देती है और जॉश मर जाता है। इस मूवी के अंत में यह दिखाया जाता है कि आयरिस सर्गी की तिजोरी से पैसे निकालती है और उसकी लाल रंग की गाड़ी में बैठकर वहां से बहुत दूर चली जाती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने
पाने के लिए हमारे चैनल वाणी फिल्म्स को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना